नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है माँ बाप का तिरस्कार। अरे बेटा, देखो तो कैसी सुशील लड़की मिली है हमारे घर को। और संस्कार तो इनके माँ बाप ने इतने कूट कूट कर भरे हैं कि क्या बोलें। रमेश जी की आवाज़ में खुशी छलक रही थी। उनके बेटे आदित्य की शादी रिया से धूमधाम से हुई थी। रिया के माता पिता ने दहेज में गहने, गाड़ी और ढेरों तोहफे दिए थे, जिससे उनके चेहरे पर खुशी जैसे जाने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह खुशी जल्द ही उनके चेहरों से आगे जाकर मिटाने वाली है। रमेश जी एक सरकारी कर्मचारी थे जो कि रिटायर हो चुके थे और अब उन्हें पेंशन दी जाती थी। और उनकी पत्नी सावित्री देवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पत्नी और माँ थी। उन्होंने अपने बेटे को हर तरह के संस्कार और प्यार दिया था। साथ ही अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करा कर आज वह भी एक अच्छी नौकरी करने लगा था। बेटे की नौकरी मिलने के बाद हर माँ बाप की तरह रमेश जी और सावित्री देवी ने भी अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया था। और कुछ टाइम बाद कुछ रिश्तेदारों की मदद से उन्हें रिया के परिवार वालों का रिश्ता आया। रिया के बारे में सबसे पूछने के बाद उन्हें यही पता चला कि रिया बहुत ही ज़्यादा समझदार, सुशील और संस्कारी लड़की है। कढ़ाई, लिखाई, बुनाई और खाना बनाने में उसका कोई जवाब नहीं है। बस फिर क्या, ये सब सुनकर तो रमेश जी और सावित्री जी फाइनल कर लिया कि अब उनके घर की बहू तो सिर्फ रिया ही बनेगी। लेकिन क्या ही पता था कि वह किस आफत को अपने घर लाने वाले हैं। और इसी के साथ कुछ महीनों बाद बड़ी धूमधाम से उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी थी। जैसे ही रिया घर में आई, उसने सारी जिम्मेदारी को संभाल लिया। उसके मम्मी पापा ने भी पैसे देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और रिया इतनी अच्छी बहू देखकर तो किसका मन खुशी से फूले नहीं समाता। वह हर किसी के खुशी का ख्याल रखती। सावित्री देवी जी को तो जैसे वह एक चम्मच भी उठाने नहीं देती थी। तीनों टाइम खाना और उनकी सेवा करना, आस पड़ोस वाले भी ये देखकर जलने लगे थे। वही सावित्री देवी जैसे अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकती थी। हमारी बहू तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। घर में कदम रखते ही सब रौनक सी लग रही है। रिया शर्माते हुए बोली, माँ जी, ये सब आपकी दुआओं का असर है। घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। रिया बहुत संस्कारी, समझदार और प्यार करने वाली बहू साबित हो रही थी। रमेश जी कहते, बेटा, हमने तो बहू को बेटी जैसा मान लिया है, लेकिन कहते हैं ना, कहानी में मोड़ वही आता है जहाँ सब कुछ परफेक्ट लगता है। शाम का वक्त था। रिया धीरे धीरे अपने सास ससुर के कमरे के पास पहुंची। आवाज़ में थोड़ी हिचक थी, पर चेहरा विनम्र। माँ जी, पापा जी, एक बात कहनी थी आपसे। सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, बोलो ना, क्या हुआ, शर्माओ मत। जिसे सुनकर रिया बोली, असल में मम्मी पापा की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है। माँ को लगातार बुखार है और पापा को ब्लड प्रेशर की दिक्कत बढ़ गई है। सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मायके चली जाऊं, थोड़ा उनका ख्याल रख लूं। सावित्री देवी जी ने एक पल को उसे गौर से देखा, फिर कोमल मुस्कान के साथ बोली,
अरे बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है। माँ बाप ही तो सबसे पहले होते हैं। ज़रूर जाओ, और जब तक वहाँ सब कुछ ठीक ना हो जाए तब तक चिंता मत करना। रमेश जी भी बोले, रिया, हम जानते हैं तुम जिम्मेदार लड़की हो, पर अपना ध्यान रखना। आजकल मौसम भी बदल रहा है। रिया बोली, जी पापा जी, मैं रोज़ कॉल करती रहूँगी। सावित्री जी ने रिया के हाथ में कुछ पैसे और एक छोटा सा डिब्बा रखा। ये कुछ सूखे मेवे हैं और ये मिठाई माँ को दे देना, कहना दूसरी माँ की तरफ से है। रिया ने झुककर उनके पैर छुए। आप दोनों का बहुत आशीर्वाद मिला है मम्मी जी, पापा जी। बस जल्द लौट आऊँगी। सावित्री जी ने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा। माँ बाप को जितनी ज़रूरत हो उतने दिन रहो। हम यहाँ अच्छे से हैं, तुम बस बेफिक्र रहो। रिया ने हल्की मुस्कान दी, पर उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था, जैसे जाने का बहाना किसी और कहानी की शुरुआत हो। कुछ टाइम तक सब कुछ सही था। सावित्री जी खुशी खुशी सब संभाल रही थी, लेकिन एक हफ्ते बाद शाम को जब रिया लौटी तो साथ में उसके माँ बाप और 2 बड़े सूटकेस थे, जिन्हें देखकर पूरी फैमिली शॉक हो गई थी। वही रिया की आवाज़ भारी थी, माँ जी, पापा जी, हमें आपसे कुछ कहना है। सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, बोलो ना, सब ठीक तो है ना। रिया की माँ बोली, देखिए जी, शादी में हमने बहुत कुछ दिया, पर हमें कर्जा भी बहुत उठाना पड़ा। अब तो हमारे घर की हालत बहुत ख़राब है। घर गिरवी रखना पड़ा है और रहने तक की जगह नहीं बची। रिया बोली, माँ जी, इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक सब कुछ संभल नहीं जाता, माँ पापा यहीं हमारे साथ रह लेंगे। घर तो हमारा बड़ा ही है। सावित्री जी थोड़ा असहज हुई, बेटा, बात जगह की नहीं पर रीति की है। शादी के बाद हर लड़की का घर उसका ससुराल होता है, मायका नहीं। रिया की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, अगर आज मैं आपसे अपने माँ पापा के लिए ये भी नहीं कह पाऊँ तो फिर बहू कहलाने का क्या मतलब है। रमेश जी बोले, सावित्री, मत टोक। मुश्किल वक्त में अपनों को सहारा देना ही इंसानियत है। सावित्री जी ने अनिच्छा से सिर हिला दिया। ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं, हमें आधा ही लगेगा। अगर यह हमारे साथ रहे, आप सब जितने दिन चाहे रह सकती हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। रिया के माता पिता बहुत विनम्र थे। सुबह उठकर सावित्री जी को राम राम कहते, नाश्ते में हाथ बटाते और हर बात में दीदी जी जोड़ते। घर का माहौल खुशगवार लग रहा था। सावित्री जी को भी कभी कभी लगता, चलो रिया के माँ बाप अच्छे निकले, कम से कम व्यवहार तो अच्छा है। लेकिन वक्त, इंसान और इरादे तीनों कभी एक जगह नहीं टिकते। एक सुबह सावित्री जी रोज की तरह पूजा के लिए उठी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर की ओर देखा, उनकी आंखें ठिठक गई। वहाँ उनका जलाया दीपक नहीं था, बल्कि रिया की माँ का रखा हुआ दिया जल रहा था। साथ ही मूर्तियाँ भी बदली हुई थी। उन्होंने धीरे से कहा, अरे बहन जी, ये पूजा मैं रोज़ करती हूँ। रिया की माँ मुस्कुराते हुए बोली, अरे दीदी, अब तो हम भी घर के ही हैं, थोड़ा बहुत करने दीजिए हमें भी। आप ही से सीखा है ये सब।
सावित्री जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी सी उठी। कहीं धीरे धीरे यह घर उनके हाथ से फिसल तो नहीं रहा। दिन बीतते गए। रिया के पापा अब दिन भर हॉल में टीवी चला कर बैठ जाते। कभी क्रिकेट, कभी न्यूज़, तो कभी पुराने गाने। घर में कोई चैनल बदलने की हिम्मत तक नहीं करता था। फ्रिज में जो भी चीज़ रखी जाती, रिया के पापा पहले अपने लिए निकाल लेते। महंगे फल, जूस, मिठाइयाँ सब उनकी प्लेट में जाते। एक दिन सावित्री जी ने हल्के स्वर में कहा, रिया बेटा, कल दूध वाले का बिल तुम दे देना। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और आदित्य भी सारा खर्चा अभी तुम्हें ही देता है। इससे पहले कि रिया कुछ कहती, उसकी माँ बीच में बोल उठी, क्यों दीदी जी? अरे सारा खर्चा देता है तो खर्चा भी तो पूरा कर देता है। हमारी बेटी को मिलता ही कितना है जो आप उसे पैसे देने को कह रही हैं? वो तो मुश्किल से कोई अच्छी चीज़ें ले पाती है। जब से यहाँ पर आई है तब से जो शादी में गहने दिए थे, उसके अलावा कोई गहने बन पाते नहीं देखा। अब आप ही बताइए, नई आई बहू के लिए ये सही होता है? तो मैंने इसीलिए रिया से कहा था कि वह अपने लिए कुछ गहने बनवा ले और पैसे ज़्यादा खर्चा ना करे। इसीलिए दीदी आप पैसे दे दीजिएगा। हमारी बेटी को अपनी लाइफ भी तो जीनी है। सावित्री जी का चेहरा उतर गया। क्या मतलब आपका? ऐसा तो नहीं है कि हम रिया के लिए कोई कमी छोड़ते हैं। वही रिया के पिता ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अरे दीदी, अब तो सब संयुक्त परिवार है ना। अब घर भी सबका, खर्चा भी सबका। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया। सावित्री जी को समझ नहीं आया कि वह क्या बोले और उन्हें बहस करना भी सही नहीं लगा। इसीलिए वह मुंह दबाए चली गई। लेकिन यहाँ चुप रहना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि धीरे धीरे घर का नक्शा बदलने लगा। रिया पहले जो हर सुबह सास ससुर के पैर छूकर नमस्ते करती थी, अब वह सोकर देर से उठती और सीधे किचन चली जाती, जहाँ पहले वह सावित्री जी के लिए चाय बना कर लाती थी, अब खुद के और अपने मम्मी पापा के लिए बनाती। कभी सास के सिर में तेल लगाती, अब वही कहती, माँ जी अब ये सब मैं नहीं कर पाऊँगी, मैंने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया, इसीलिए एक साथ ऑफिस और घर दोनों संभालना मुश्किल होता है। सावित्री जी समझ गई, बहू बदल रही थी, धीरे धीरे पर पूरी तरह। एक शाम आदित्य ने सब देखा। वह चुपचाप हॉल में खड़ा था जब उसकी माँ रसोई में अकेले बर्तन धो रही थी और रिया मोबाइल पर बैठी मुस्कुरा रही थी। रात को उसने रिया से कहा, रिया, माँ ने बताया कि तुम्हारे पापा ने आज फिर घर के पैसे में दखल दिया है। मुझे समझ नहीं आता, ये सब ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें अपने पापा और माँ से बोलना चाहिए। रिया की आंखों में आंसू आ गए, आवाज़ कांपी। आपको लगता है मैं गलत हूँ? मेरे माँ पापा के पास अब कुछ नहीं बचा। उन्होंने मेरी शादी में सब कुछ दे दिया। क्या अब उनके सिर पर छत देना भी गुनाह है? क्या उन्होंने एक बात कह दी तो वो गलत हो गए? ठीक है, मैं उन्हें बोल दूँगी कि चुप रहा कीजिए, ये घर उनका नहीं है। मैं बोल दूँगी उन्हें, आप फिक्र मत करिए। अब से वो मुंह नहीं खोलेंगे और मैं भी पूरे दिन काम ही करूँगी। ऑफिस से आकर थक गई थी, इसीलिए फ़ोन चला रही थी। मैंने माँ जी से कहा था कि मैं कर लूँगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कर दूँगी।
तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये कहते हुए रिया रोने लगी। यह सब सुनकर आदित्य चुप हो गया। उसे खुद पर शर्म सी महसूस हुई कि उसने ऐसे कैसे सोच लिया। रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मैं तो बस चाहती हूँ कि सब साथ रहें। माँ पापा अब अकेले नहीं रह सकते। आदित्य का दिल पिघल गया। वो बोला, माफ़ करना रिया, मैं गलत समझा। रिया ने अपने आंसू पोंछे, पर होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि जो वो चाहती थी वही तो हो रहा था। अब घर पूरी तरह बदल चुका था। सावित्री जी के शब्दों की अहमियत खत्म हो गई थी। रमेश जी की राय नकार दी जाती थी और आदित्य अब हर बात रिया की बात मानने लगा था। रिया की माँ अब सास को खुले में ताने देती, दीदी, कुछ लोगों को दूसरों की मदद पचती नहीं, बस हुक्म चलाना आता है। सावित्री जी सिर झुका लेती, पर अंदर ही अंदर वो टूट चुकी थी। अब ये घर उनका रहा ही कहाँ था। अब घर वो नहीं रहा था जो कभी अपनों की हंसी से गूंजता था। अब वहाँ सिर्फ आदेशों की आवाज़ें, तानों की गूंज और चुप्पी की सिसकियाँ रह गई थी। धीरे धीरे रिया और उसके माता पिता ने पूरे घर पर कब्जा जमा लिया था। रसोई की चाबियाँ अब रिया की माँ के पास थी। वो तय करती थी कि क्या बनेगा, कौन खाएगा, कौन नहीं। यहाँ तक कि बर्तन भी उन्होंने नए मंगवा लिए। पुराने बर्तन फेंकते हुए बोली, बहन जी, अब ज़माना बदल गया है। ये पुराने पीतल के बर्तन अब कौन इस्तेमाल करता है? सावित्री जी बस मौन रह गई। हर शब्द, हर ताना अब उनके भीतर धंसता जा रहा था। गैरेज में रखी रमेश जी की पुरानी कार अब रिया के पापा चला रहे थे। वो कहते, अरे जी, अब हम भी तो परिवार का हिस्सा हैं। गाड़ी खाली खड़ी रहती है तो इसे इस्तेमाल करने में क्या ही बुराई है। एक सुबह सावित्री जी ने हिम्मत जुटाकर कहा, बेटा आदित्य, तुम्हारे ससुराल वाले अब तो जैसे हमारे घर के मालिक बन बैठे हैं। कभी कभी लगता है कि ये घर अब हमारा रहा ही नहीं। आदित्य मुस्कुरा कर बोला, अरे माँ, आप ही तो हमेशा कहती हैं कि मुश्किल में अपनों का साथ देना चाहिए। सावित्री जी ने थके हुए स्वर में कहा, साथ देने और सिर पर सवार होने में फ़र्क होता है बेटा। आदित्य कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप कमरे से निकल गया। उसने रिया को समझाया तो रिया का वही रोना जिससे आदित्य सास और बहू के बीच पीसने लगा। अब रिया का व्यवहार भी पूरी तरह बदल चुका था। वो पहले जैसी विनम्र मुस्कुराती बहू नहीं रही थी। जब सावित्री जी कहती, बेटा ये कपड़े धो दोगी, कमर में बहुत दर्द हो रहा है, रिया ठंडी आवाज़ में बोलती, माँ जी, आपके बहाने ख़त्म नहीं होते। ऐसा भी क्या काम करती रहती हो जो आपका दर्द ख़त्म नहीं होता? रहने दीजिए ना, वैसे भी आपसे जल्दी कुछ होता नहीं है। कर दूंगी, आप पर दया रख दीजिए। पहले वो प्यार से माँ जी बोलती थी, अब हर शब्द में झुंझलाहट और ताना झलकता था। आदित्य के ऑफिस जाने के बाद रिया उसके माँ पापा सुबह देर से उठते, टीवी चालू करते, नाश्ते में जूस और सैंडविच खाते, और वहीं दूसरी ओर सावित्री जी बर्तन मांज रही होती या रसोई में लगी रहती। वहीं रमेश जी थके कदमों से अपना मन मार रहे होते। वहीं रिया की माँ आदेश देती, बहन जी, लंच में थोड़ा जल्दी बना लेना, हमें बाहर जाना है।
और फिर रिया कहती, माँ जी सब जल्दी कर लीजिए ना, मुझे तो ऑफिस की मीटिंग है। आपका तो वैसे भी सारा दिन खाली रहता है। इन सब से रमेश जी के सब्र का बांध अब टूटने लगा था। एक दिन उन्होंने थके हुए स्वर में कहा, सावित्री अब और नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई इन सबको घर लाकर। शायद पुलिस में शिकायत कर देनी चाहिए। सावित्री जी ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं जी, ऐसा मत कीजिए। कहीं लोग कहेंगे कि अपने ही समधी समधान के केस कर दिया, अच्छा नहीं लगेगा। 4 लोग क्या बोलेंगे। शायद कुछ दिन में हालात ठीक हो जाएं। थोड़े और दिन रहने देते हैं। लेकिन हालात सुधरने की जगह और बिगड़ते गए। रिया की माँ ने घर के गहनों तक में हाथ डालना शुरू कर दिया था। रिया अब अपने ऑफिस की सैलरी भी अपने माता पिता को देने लगी। और जब सावित्री जी ने कहा, बेटा थोड़ा घर का भी ख्याल रखो, तो उसने तीखे स्वर में कहा, माँ जी मेरे मम्मी पापा भी इस घर का हिस्सा हैं और मैं उन्हें कुछ भी दूँ उस पर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं है। और आपको दिखाई नहीं देता, मैं दिन रात काम में लगी रहती हूँ। आप लोग किस लिए हैं, आप लोग घर संभालो। सावित्री जी की आंखें भीग गई। बेटा हमने तो तुम्हें बेटी की तरह अपनाया था। रिया ने ठंडी हंसी हंस दी। हाँ, पर अब मैं बेटी नहीं बहू हूँ माँ जी, और बहुएं हर बात में आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाती। उसके ये शब्द हवा में तीर की तरह गूंज गए। सावित्री जी पहली बार अपने ही घर में पराई लगने लगी। रमेश जी ने गहरी सांस ली और कहा, ये घर अब घर नहीं रहा सावित्री, यहाँ अब रिश्ते नहीं स्वार्थ रहते हैं। सावित्री ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ जी, शायद अब भगवान ही देखेगा कि कौन किसका है। घर की दीवारें अब भी वही थी, पर उनके भीतर का प्यार, आदर और अपनापन सब किसी ने धीरे धीरे चुरा लिया था। दिन ब दिन बढ़ते लड़ाई झगड़ों से सावित्री जी का चेहरा सूख गया था। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। रोज की ताने, अपमान और काम की थकान ने उनकी सेहत छीन ली थी। एक सुबह वो रसोई में थी कि अचानक गिर पड़ी। आवाज़ सुनकर रमेश जी दौड़े। सावित्री क्या हुआ? वो कांपती आवाज़ में बोली, चक्कर आ रहे हैं जी, सांस नहीं ले पा रही। रिया वहीं खड़ी थी, पर मोबाइल हाथ से छोड़ा नहीं। सिर्फ इतना बोली, माँ जी को तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई बहाना चाहिए काम ना करने का। थोड़ा नाटक कम किया करें, वरना घर से बाहर निकाल दूंगी। रमेश जी ने गुस्से से कहा, रिया जुबान संभालो, सावित्री जी की तबीयत सच में ठीक नहीं है, डॉक्टर को कॉल लगाओ। पर रिया का चेहरा ठंडा और अहंकारी था। क्या कहा आपने? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? समझते क्या है आप खुद को? ससुर हैं, मेरा बाप बनने की कोशिश मत करिए, समझे आप? तुझे ठीक से बात क्या कर ली बूढ़ा? तू मेरे सर पर बैठना चाहता है? मैं किसी को कॉल नहीं लगा रही, ठीक है? कल डॉक्टर को दिखा देना। आज मुझे ऑफिस जाना है और भी बहुत काम है मुझे। तुम जैसे मुफ्त के नौकर पर अपना टाइम वेस्ट करने के। ये सुनकर रमेश अवाक सा अपनी बहू को देखते रह गए। क्या यही उनकी संस्कारी और सुशील बहू थी जिन्हें उन्होंने चुना था? आज उन्हें ज़िंदगी में पहली बार अपने किए गए डिसीजन पर अफसोस हो रहा था।
लेकिन वो जाते भी तो कहाँ। कार रिया के पापा ले गए थे और वह लोग बाहर ना जाए उसके लिए रिया घर का ताला मारकर चली गई थी। वही रिया की माँ ने उनसे फ़ोन छीन लिए थे जिससे वह उन्हें किसी को बुला ना सके। वह सच में चाहते थे कि ये लोग मर ही जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपनी पत्नी की हालत को ख़राब होते देखकर रमेश जी की परेशानी जैसे बढ़ती जा रही थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह क्या करे। उन्होंने रात होने का वेट किया कि जब उनका बेटा आएगा तो वह जल्दी से अपनी माँ को अस्पताल ले जाएगा, लेकिन वह पूरी रात वेट करते रहे, लेकिन उनका बेटा वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आया था। उनकी बहू ने हंसते हुए बताया कि आज वह अपने काम की वजह से शहर से बाहर गए हैं। इससे तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सावित्री जी का बुखार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और वह तीनों आराम से बैठकर इस शो का जैसे मज़ा ले रहे थे। रमेश जी ने गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़े, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी पहली लाइफ में पहली बार खुद को इतना कमज़ोर महसूस कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं सावित्री जी बेहोश पड़ी थी। धीरे धीरे रात बीता, पर सावित्री जी का बुखार बढ़ता गया। रमेश जी बार बार बोले, रिया बेटा को बुला दो, आदित्य को फ़ोन करो। रिया ने जानबूझकर कहा, अरे बुढ़े कहा ना, वो इस वक्त मीटिंग में है और वैसे भी मामूली बुखार में ऑफिस के लोगों को परेशान करना ठीक नहीं है। इस बुढ़ी औरत को वैसे भी जल्दी से कुछ भी नहीं होने वाला, इसीलिए ज़्यादा दिमाग ख़राब मत कर। लेकिन हाँ, एक शर्त पर मैं इलाज करवा सकती हूँ। पहले इसके गहने मुझे सौंप दे, वरना तो भूल जा और अपनी बीवी को मरते देख, क्योंकि आपका बेटा भी 2 दिन बाद आएगा। अब तू ही सोच ले। रमेश जी पूरी रात सोचते रहे, लेकिन उनके पास चारा भी तो नहीं था। यहाँ से वो कहीं नहीं जा सकते थे, जैसे उन्हें उन्हीं के घर में कैद कर दिया था, और अपनी पत्नी को भी वो मरते हुए नहीं देख सकते थे। इसीलिए उन्होंने थक हार कर जो रिया ने किया वही किया। गहने मिलने पर रिया तो जैसे फूले नहीं समा रही थी। फिर उसने रिया को घर बुलाया। उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये लोग पोल ना खोल दे। डॉक्टर को भी उन्होंने पैसे दिए। डॉक्टर ने दवाई दी और शाम को रिपोर्ट आने के बाद सब बताएंगे, ये बोलकर वो भी वहाँ से चले गए। उसी शाम डॉक्टर ने कॉल किया था और कहा कि उनकी रिपोर्ट बहुत ख़राब है, तुरंत उन्हें अस्पताल लाना होगा, वरना मरने के चांसेस हैं। ये पता लगते ही रिया ने मुंह बनाया। जब रिपोर्ट आई तो रिया ने रिपोर्ट छिपा दी थी और रमेश जी से कहा कि उनकी तबीयत सही है। वो चाहती थी कि अगर सावित्री जी नहीं रही तो रमेश जी भी नहीं रहेंगे। इससे एक तीर से 2 निशाने लगेंगे और घर उसके और उसके माता पिता के नाम हो जाएगा। यही सोचकर वह खुशी से पागल हो रही थी। वही अगली सुबह सावित्री जी की हालत और बिगड़ गई। वो अब बेहोशी में थी, बस अधखुली आंखों से छत देखती रही। रमेश जी उनकी हालत से डरने लगे। उन्हें लगने लगा कुछ तो गलत हो रहा है। रिया ज़रूर कुछ छुपा रही है, लेकिन वो मजबूर क्या करते। उन्हें तो बस अब जल्दी से अपने बेटे की
आने की आस थी और रिया जानती थी वह 2 दिन बाद ही आएगा। लेकिन तभी दोपहर में दरवाजे पर घंटी बजी और दरवाज़ा खुला। आदित्य जल्दी से अंदर आया। जैसे ही वह अंदर आया, अपनी माँ के रूम की ओर भागा। उसे देखकर रिया और उसके माता पिता का चेहरा पीला पड़ गया था और वह तीनों डर के मारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। वही आदित्य ने रूम में जाकर देखा, उसकी माँ बिस्तर पर अचेत पड़ी है। उसके पिता की भी हालत खराब है। ये देखकर उसकी आंखें गुस्से से जलने लगी। उसने गुस्से से रिया की तरफ देखते हुए कहा, रिया, ये क्या हो रहा है? रिया हड़बड़ाई, ओ बस माँ, आदित्य, वो माँ थोड़ी सी बीमार है, मैंने सब संभाल लिया है, तुम इतनी चिंता मत करो। और इतनी जल्दी कैसे? तभी रमेश जी कांपते हुए एक फाइल लेकर आए। उनकी आंखों में आंसू थे पर आवाज़ में आग थी। बेटा, आदित्य ये झूठ बोल रही है। ये देख बेटा, ये है तेरी माँ की रिपोर्ट जो डॉक्टर ने कल भेजी थी, लेकिन तेरी बीबी ने छुपा दी थी। आदित्य ने झपक कर फाइल ली। रिपोर्ट में साफ लिखा था, गंभीर इन्फेक्शन, तत्काल भर्ती आवश्यक। आदित्य की सांसें थम गई। उसने रिया की तरफ देखा। रिया, ये रिपोर्ट तुम्हारे पास भेजी गई थी। रिया बुदबुदाई, मुझे तो पता नहीं। तभी रमेश जी ने आगे बढ़कर कहा, पता नहीं? तुमने कहा था वो ठीक है, अस्पताल की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुमने ये रिपोर्ट भी छुपा दी थी। लेकिन मैंने वो तो बस देख लिया, वरना क्या तुम्हें अंदाज़ा है अगर मैं ना देखता तो क्या होता? अब रिया का चेहरा फक पड़ गया। उसके मम्मी पापा जो अब तक कमरे में छिपे थे, धीरे धीरे बाहर आ गए। वहीं रमेश जी की आंखों में खून उतर आया। हमने सोचा था हमारी बहू हमारी बेटी जैसी है, लेकिन तुमने तो हमें मौत से खेलने पर मजबूर कर दिया। वही आदित्य गुस्से से कांप रहा था। रिया ने कुछ कहना चाहा कि तभी आदित्य ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर रसीद दिया। उसने चीखते हुए कहा, रिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी माँ मर जाती तो क्या कहती दुनिया कि बेटे की बीबी ने इलाज से इनकार कर दिया। मैं तुम पर भरोसा करके इन्हें तुम्हारे हवाले करके गया, लेकिन तुमने तो इन्हें मौत के मुंह में पहुंचा दिया। जिन लोगों ने तुम्हारे माता पिता को अपने घर में रखा, उन्हें शरण दी, उनके साथ ही तुमने यह सब किया। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म हया नहीं आई? कितनी गिरी हुई और नीच हो तुम। और मैं सोच रहा था कि तुम बस दर्द में हो, इसीलिए मैं तुम पर ज़्यादा सख्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी सोचा नहीं था। अगर बगल में रहने वाले अंकल मुझे कॉल करके नहीं बताते कि कुछ सही नहीं है, तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम उनके साथ ये सब कर रही हो। छी छी रिया। रिया की आंखों से अब आंसू बह निकले। मैंने ऐसा नहीं चाहा था जी, बस डर गई थी। जिस पर आदित्य ने एक और थप्पड़ रिया के गालों पर जड़ दिया, जिससे रिया दूर जाकर गिरी। वही उसके माँ ने जल्दी से आगे आते हुए कहा, अरे दामाद जी, यह क्या कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? जिस पर आदित्य चीखते हुए बोला, आप और आपकी बेटी दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाइए। बहुत जल्द ही मैं आपकी बेटी को तलाक देने वाला हूँ, साथ ही साथ पुलिस केस भी करने वाला हूँ।
मेरे माँ पापा को मारने के इल्ज़ाम में बहुत गलत किया। आप लोगों ने, आपको क्या लग रहा था कि आप लोग यह सब करके बच जाएंगे और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? आप लोग बहुत गलत थे। वही आदित्य की बात सुनकर सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। रिया डरते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो आदित्य। जिस पर सावित्री जी की धीमी आवाज़ आई। सबकी नज़रें उनकी ओर मुड़ गई। वो मुश्किल से उठकर बैठी। आवाज़ थोड़ी धीमी थी मगर शब्दों में बिजली थी। माफ़ी तब दी जाती है जब गलती अनजाने में हो, पर जब दिल में जहर बस जाए ना, तो इंसान मरने से पहले कई बार मरता है। उनकी आंखें सीधे रिया की आंखों में थी। तुमने सोचा मैं मर जाऊंगी तो घर तुम्हारा हो जाएगा। अब ये घर नहीं, तुम्हारे कर्मों का आईना बनेगा। उसी शाम पुलिस घर पहुंची। आदित्य ने डॉक्टर के ईमेल्स और छिपाई गई रिपोर्ट्स दिखाई। रिया और उसके माता पिता पर लापरवाही, साजिश और धोखाधड़ी मर्डर करने का केस दर्ज किया। रिया रोते हुए आदित्य के पैरों में गिर गई। माफ़ कर दो आदित्य, मुझसे गलती हो गई। आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा, गलती नहीं, गुनाह हुआ है रिया। माँ का आशीर्वाद मांगने के लायक भी नहीं छोड़ा तुमने। पुलिस जब रिया को लेकर जा रही थी, सावित्री जी ने कहा, बेटी अब बस एक दुआ मांगो कि भगवान तुम्हें वो सज़ा दे जो इंसान नहीं दे सकता। कुछ महीनों बाद सावित्री जी बिल्कुल स्वस्थ हो गई। रमेश जी अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखते थे। वही आदित्य भी अपने माँ पापा का ख्याल रखने लगा था। उसने तलाक की भी अपील कर दी थी। कई महीने बीत चुके थे। रिया और उसकी फैमिली अब जेल में थी। हर सुबह जेल के दरवाजे से आती ठंडी हवा में उसे अब भी सावित्री माँ की सांसों की गर्माहट महसूस होती थी। कभी वही माँ जो उसे बेटी कहती थी, आज उसी माँ का चेहरा उसकी नींद तक में आता था। वो अक्सर कोने में बैठकर खुद से बड़बड़ाती, काश उस दिन रिपोर्ट छिपाई ना होती, काश माँ जी की आंखों में वो आंसू ना आते। अब उसका चेहरा सूख चुका था, आंखों के नीचे गहराई थी और दिल में बस एक दर्द जिसे वक्त भी नहीं मिटा पा रहा था। एक दिन जेलर ने उसे बुलाया, बोला तेरे लिए कोई चिट्ठी आई है। रिया ने कांपते हुए लिफाफा लिया। उस पर साफ लिखा था, सावित्री से रिया के नाम। उसके हाथ कांप उठे। धीरे धीरे उसने लिफाफा खोला। अंदर एक पीला सा कागज़ था जिस पर स्याही थोड़ी फैली हुई थी, जैसे उसे लिखते वक्त किसी की आंखें भीग गई हो। प्रिय रिया, मैंने तुम्हें हमेशा बेटी समझा, पर शायद तुमने मुझे सास ही माना। मैंने तुम्हारे हर ताने को हंसकर सुना, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा माँ और बीवी के बीच फंसे। जब तुमने मेरी बीमारी को झूठ कहा, तब मुझे अपने जीने से डर नहीं लगा, बल्कि तुम्हारे गिरने से डर लगा, क्योंकि गिरने वाले के लिए नीचे बस अंधेरा होता है। बेटी, आज मैं ठीक हूँ, खुश हूँ और अपने जैसे कई माँ बाप को आसरा दे रही हूँ। पर एक बात आज भी सोचती हूँ, अगर उस दिन तुम सच बोल देती तो शायद आज ये चिट्ठी नहीं, तुम्हारा माथा चूम रही होती मैं। खुद को माफ़ करना आसान नहीं होता रिया, पर अगर कभी किसी बुजुर्ग के आंसू पोंछ दो तो समझ लेना मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। लेकिन तुम्हारी जगह
अब हमारी ज़िंदगी में नहीं है। अब हम कहीं और जा रहे हैं रहने के लिए। आदित्य ने एक लड़की को पसंद किया है और वो उसे पसंद करती है। ये सब सुनकर रिया का चेहरा अब आंसुओं से भीग चुका था। वो चिट्ठी अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी और रिया धीरे से बोली, माँ जी, अब किसी माँ की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। उसके बगल में बैठी एक और कैदी बोली, क्या लिखा था उसमें? रिया ने कांपते होठों से कहा, बस इतना कि कर्मों की सज़ा कभी भी माफ़ नहीं की जाती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।